राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, दिल्ली के अंदर राजनीति की दुनिया में तहलका मचा हुआ है। जो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी और नंबर 2 की हैसियत रखती हैं प्रियंका गांधी, दोनों भाई बहन को अरेस्ट कर लिया गया है और मुद्दा था वोट चोरी का। आखिर देश में किस किस प्रकार की चोरियां हो रही हैं। हम पैसे की चोरी सुनते थे, हम माल की चोरी सुनते थे, हम घोटाले सुनते थे, अब वोट की चोरी भी सामने आ गई है। और इस बात को लेकर विपक्ष भी लगातार मुखर है और राहुल गांधी जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा। और कई दिन से राहुल गांधी जी कह रहे थे, मैं ऐसा एटम बम फोड़ूंगा, ऐसा एटम बम फोड़ूंगा, और फिर उन्होंने एटम बम जो फोड़ा वो फोड़ा वोट की चोरी का। आखिर इस एटम बम में कोई दम है या पहले की तरह कभी रफाल कभी अडानी अंबानी, उसी तरीके से ये भी एक विपक्ष का एक एजेंडा होता है कि कोई तो मुद्दा रखें, उसी प्रकार से एक आई हुई चीज है। क्या दम है वास्तव में? और जो आज गिरफ्तारी हुई है, क्या सरकार वाकई में विपक्ष को लेकर डर गई है? क्या सरकार विपक्ष का सामना नहीं कर पा रही? क्योंकि गिरफ्तार करवाना, किसी को अरेस्ट कराना, ये तो एक आखिरी हथियार था, बुजदिलों का काम होता। अगर वो कुछ पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे, अब सामने से जवाब दीजिए। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, राहुल गांधी जी कई दिन से कह रहे थे जी कि मैं एटम बम फोड़ने वाला हूं, मैं एटम बम फोड़ने वाला हूं जी, और आखिर वो एटम बम फूट गया जी। अब कहां तक इसको एटम बम मानते हैं? देखो, निश्चित रूप से जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ जी, उससे पहले राहुल गांधी ने पूरे भारत में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जी, इंडिया अलायंस बनाया, उसके बाद हर तरफ से ये लग रहा था कि मोदी बहुमत को नहीं क्रॉस कर पाएंगे और हुआ भी वही। 240 के 8 बार वो रह गई। उसके बाद कुछ राज्यों में चुनाव हुए, विशेषकर हरियाणा, महाराष्ट्र, दोनों जगह इस ढंग के माहौल थे कि दोनों जगह कांग्रेस या कांग्रेस के अलायंस की सरकार आएगी। ठीक है। और हुआ उल्टा, बीजेपी ने दोनों जगह सरकार बना ली। हर तरफ ये चर्चा चलने लगी और विशेषकर जो लोग हारे उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए कि कहीं ईवीएम जो थी उनमें बैटरी 99% रही। ठीक है जी। एक बहुत गंभीर सवाल तब और उठ खड़ा हुआ जब हरियाणा में जो पोस्टल बैलेट हैं उसमें कांग्रेस एक तरफा प्रचंड बहुमत से आगे थी, जीत रही थी, और उसके बाद वो 37 पर आकर अटक गई। तरह तरह के सवाल खड़े हुए और ना केवल हरियाणा और महाराष्ट्र बल्कि अलग अलग राज्यों में इस तरह की चर्चाएं चलनी शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठाने भी शुरू हो गए। ठीक है। अब राहुल गांधी ने एकाएक जो एटम बम शब्द का यूज किया, वो अपने आप में एक ऐसा है कि भाई एटम बम अगर कहीं फट जाए तो वहां सर्वनाश हो जाता है मामले का। तो इसलिए उन्होंने जब एटम बम किया तो पूरे देशवासियों की निगाहें लग गई कि वे पता नहीं क्या फोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद उन्होंने जिस ढंग से एक लोकसभा सीट का जिक्र किया और हरियाणा का भी जिक्र किया, अलग अलग राज्यों का उन्होंने जिक्र किया जी। एक बात तो जरूर है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए उन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। उसके बाद जिस ढंग से साइट बंद होने के आरोप लगे तरह तरह के, और लगातार ना केवल ये एक इलेक्शन कमीशन बल्कि ईडी हो, सीबीआई हो, जो अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी, जी जी, बहुत सी संस्थाओं पर जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से इस ढंग के सवाल उठ रहे हैं कि मोदी साहब, अमित शाह अपने हिसाब से इनका प्रयोग करवा रहे हैं। तो आपने कहा प्रद्युमन भाई कि चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है जी, और चुनाव आयोग को भी संशय की नजर से देखा जा रहा है जी। तो चुनाव आयोग ने सामने से आकर कहा है
जी अगर आपकी बात में दम है, जी आपको अपनी बात पर भरोसा है, जी। तो आप एफिडेविट दे दीजिए, हम जो चीज आप उपलब्ध कराना चाहते हैं उपलब्ध करवा देंगे। तो एफिडेविट देने में विपक्ष को, राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? देखो, एक बड़ी गंभीर बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उस पर भारत देश की जनता को भरोसा है, तभी तो लोग वोट गिरने जाते हैं। बिल्कुल राइट बात है। और राहुल गांधी देश में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष। जब वो कोई बात कह रहे हैं तो वो एफिडेविट दें ना दें, निर्वाचन आयोग को संशय की दृष्टि से तो देखा जाएगा जब तक वो सही ढंग से अपने तथ्य नहीं रखते। जी, वो पाक साफ। मान लीजिए राहुल गांधी ने दे दिया एफिडेविट, तो अगर वो कोई रखेंगे अपनी बात, तो भी देश उतना ही विश्वास करेगा जितना वो नहीं एफिडेविट देंगे तो अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी कोई यूं थोड़े कोई राह चलता आदमी है, किसी ने किसी पर आरोप लगा दिया, विपक्ष के नेता वो भी तो विपक्ष के सांसदों ने अपना नेता चुना है। और आज जिस ढंग से मामला हुआ दिल्ली में कि विपक्ष के लोकसभा और राज्यसभा के लगभग जो 300 सांसद, 300 कोई छोटी चीज नहीं होती, 300 सांसद जब संसद से और निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक जा रहे हैं, तो वो अगर कोई बात अपनी रखना चाह रहे हैं तो उनको हिरासत में लेने के क्या मायना है? तो क्या मानते हैं आप? मतलब एक तरफ तो देखो बीजेपी जगह जगह पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि आपातकाल को लोगों को याद दिला रही है कि भाई 1975 में इंदिरा गांधी ने ये आपातकाल लागू किया और ये मामला हुआ। हरियाणा में तो यहाँ तक कि जो लोग आपातकाल में जेलों में गए उनकी पेंशन तक भी बढ़ाई सरकार ने। जी सही, ठीक है, लोकतंत्र योद्धा बोल रहे हैं। तो अब ऐसी क्या भय है या ऐसी क्या कमी है निर्वाचन आयोग में जो जवाब नहीं दे रहा? जी, देना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो प्रद्युमन भाई क्या मानते हैं कि जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है जी, तो क्या सरकार डर गई है, आप ये कहेंगे? देखो, ऐसा है, सरकार कोई भी हो, अकेली मोदी की सरकार की बात नहीं या बीजेपी की सरकार की नहीं है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय भी लोग जब इस तरह के प्रोटेस्ट करते थे उनको तब भी हिरासत में लिया जाता था। रामदेव जी हर सरकार करती है, हर सरकार करती है, हर कोई भी सरकार हो। ये जब विपक्ष में होते हैं ना तो बयानबाजी कुछ भी दे देते हैं, और सत्ता पक्ष में जब होते हैं तो फिर उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है। आप कितने एक ऐसी चीजें देखोगे जो आज बीजेपी कर रही है वही काम पहले कांग्रेस भी किया करती थी। अच्छा, आज जो कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता विशेषकर अमित शाह को टारगेट करते हैं कि वो सरकारें तोड़ते हैं, कांग्रेस ने क्या तोड़ी? नहीं। ठीक बात है, सब ज्यादा सरकार तोड़ने का रिकॉर्ड तो नहीं ना भाई, सब अपनी चलती है, सारे चलाते हैं। बिल्कुल, ये परंपरा ही वहीं से स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल, वो तो कांग्रेस ने ये देखना चाहिए जहां उनकी सरकारें टूट रही हैं, जहां उनके एमएलए भाग रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, भाई ऐसे आदमियों को आप टिकट ही क्यों दे रहे हो जो आपका विश्वास पात्र ही नहीं है? बिल्कुल सही बात है आप, ठीक है ना। अभी भी देखो ना प्रद्युमन भाई, अगर हम हरियाणा के संदर्भ में देखें, अभी भी कई सारे विधायक हम चर्चा भी कर चुके हैं, वो आज भी सरेआम बीजेपी के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, और कांग्रेस के टिकट पर वो जीत कर आए हैं। बिल्कुल। प्रद्युमन भाई, एक सवाल ये है कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो आज संसद में चल रहा है, आज संसद एसआईआर के मुद्दे को लेकर ठप पड़ा है। एक टाइम में आप याद कीजिए, रफाल को लेकर सेम यही हालात थे, रफाल का मुद्दा बना गया, उसके बाद चुनाव हुए, जनता ने उस मुद्दे को नकार दिया। उसके बाद अडानी अंबानी का एक मुद्दा बना गया, चुनाव हुए, उस मुद्दे को नकार दिया गया। ऐसी संसद ठप हुई अडानी अंबानी के नाम पर। एक टाइम में फिर ईवीएम का मुद्दा बना, अभी कुछ टाइम पहले, ईवीएम ईवीएम ईवीएम। अब वो मुद्दा भी नहीं चला। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राहुल गांधी की मजबूरी है, वो विपक्ष के नेता हैं, उनको विपक्ष को बिजी रखना है, और जो वोट है उनका वोट बैंक है, जो उनके लोग हैं उनको बूस्टअप रखना है, उसको धंधे लगाए रखना। उनके अंदर एक ये चीज पैदा करनी है कि देखिए आप हारे नहीं, आपको हराया गया है, ताकि उनका मोरल बूस्ट रहे। आप क्या कहेंगे? देखो, कोई भी नेता हो और कोई भी पार्टी हो जी, ज्यादातर उनमें अक्सर अपनी जब उनकी हार हो जाती है तो दूसरों पर ठीकरा फोड़ देते हैं। वो ये चीज नहीं देखते। मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि हर तरफ ये चर्चा रही कि 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को जबरदस्ती हराया गया। यस, आज भी कांग्रेस के लोग मान रहे हैं। बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा भी बहुत जनसभाओं में बोलते हैं, लेकिन मैं उसके उलट एक बात कहता हूँ
कि 2019 में भी बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, जी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल। 2024 में भी मोदी की सरकार थी। बिल्कुल। जब उनको 19 में हरा दिया, 24 में क्यों नहीं हराया? ठीक बात है। 24 में भी तो हरा सकते थे, लेकिन कारण क्या था? 19 में मार्जिन था केवल 5-7 हजार वोटों का, 7,000 का, और 24 में वो मार्जिन हो गया 3 लाख से ऊपर का, 4 लाख के आसपास का। बताओ, जब आपका कैंडिडेट लाखों में जीतेगा वो कितनी धांधली कर ली? कोई अंगा लगा लो। ठीक है। हाँ। चौधरी देवीलाल के बारे में ये कहा जाता है कि रोहतक में उनको जानबूझ करके हरा गया। एक बार तो 300 के आसपास वोटों से, एक बार 2000 के आसपास वोटों से। जो कर्मचारी उस टाइम गिनती में होते थे वो रिटायर हो चुके हैं, आजकल आपको भी मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं। वो कहते हैं हम बंडल गायब कर देते थे, बंडलों का सिस्टम होता था। तो दरअसल बात ये है ना, अगर वो 300 की हार, अगर वो 1 लाख से चौधरी देवीलाल जीत जाते तो कौन रहा सकता था? कमियां खुद में भी हैं। अब जो कांग्रेस के कैंडिडेट आ रहे हैं, जो बार बार बहुत से कांग्रेस के कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि बैटरी 99% थी, वो ये एक और सवाल है। जिन बूथों में वो जीत गए उनमें उन्होंने चेक करी भाई बैटरी 99 थी, उनमें भी कम ज्यादा थी। ठीक बात है। कहीं तो वो जीतते भी होंगे। सही बात है। जो 37 MLA कांग्रेस के जीते हैं वो 37 भी तो आए होंगे। या तो मेरा ये मानना है कि अगर ईवीएम में गड़बड़ है, जैसे सारे नेता बोल रहे हैं, तो कांग्रेस सहित जो पार्टियां ये मानती हैं कि ईवीएम में गड़बड़, उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उनको देश में एक मुद्दा बनाना चाहिए, जब तक ईवीएम रहेगी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या कांग्रेस राज जब था तो ईवीएम से चुनाव नहीं हुए? ठीक बात है। ईवीएम लाया कौन था? बात तो यही है ना। अब ईवीएम लाया कौन था? बहुत चीजें ऐसी हैं जो कांग्रेस ले आई, और आज कांग्रेस उन्हीं चीजों का विरोध कर रही है। ठीक बात है। बे हाथ तो उन्होंने पकड़वाया। बिल्कुल ठीक है ना। बीजेपी तो कितने साल राज कराया उन्होंने बीजेपी ने देश में? बिल्कुल ठीक बात। 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी रही, उससे पहले तो कभी 13 दिन रहेगी, कभी 13 महीने रहेगी। बिल्कुल। या उससे पहले जनता पार्टी की सरकार बन गई कुछ एक समय के लिए। बिल्कुल ठीक है। या कुछ एक समय के लिए चरण सिंह बन गई। उसके अलावा अब नरेंद्र मोदी 11 साल से हैं। नहीं तो लगातार ही तो कांग्रेस राज कर रही है। राज कांग्रेस का ही रहा है। कांग्रेस ने क्यों ऐसी कमियां छोड़ी? सोचने का सवाल तो ये भी है ना। अच्छा प्रद्युम्न भाई, एक बात बताइए, आप भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। हम आपके गांव में जितने वोट हैं, जो लोग एजेंट बनते हैं, जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, जो चुनाव के दौरान सक्रिय रहते हैं, उन लोगों के टिप्पे याद होते हैं, कितने पोल हुए, ये कौन से घर का पता होता हमें। ऐसे ही हर गांव में हमें मालूम है, ऐसे ही हर गांव के अंदर कांग्रेस के वर्कर भी हैं। अगर फर्जी वोट हैं, खामियां हैं, तो इनके पास सारा सिस्टम है, वर्कर हैं, और आज भी हमारे गांव पे वो जो डेटा मांग रहे हैं ना, हमारे घर पे वो रखी हैं। हर गांव में आपको वोटर लिस्ट मिल जाएंगी, क्योंकि चुनाव के दौरान इतनी इतनी वोटर लिस्ट आती हैं और सबके पास होती हैं, एक एक एजेंट के पास होती हैं, हर बूथ के अंदर होती हैं, हर पार्टी का एक एक एजेंट होता है, सबके पास होती हैं। अगर वाकई में कोई वोट की चोरी है, अगर कोई धांधली है, तो वो बिल्कुल जग जाहिर करने चाहिए। देखो ऐसा है, अगर कहीं कोई गड़बड़ होगी इस पूरे मामले में, तो मेरा निजी रूप से तो मुझे तो ये लग रहा है कि गांव में तो ऐसी गड़बड़ मुश्किल है मिलनी, क्योंकि गांव में तो लोग लगभग आपस में जानते हैं एक दूसरे। अगर कहीं कोई गड़बड़ें ये मिलेंगी तो शहरों में तो वैसे कोई मिल सकती है, क्योंकि शहरों में लोगों का, और विशेषकर बड़े शहरों में। अच्छा एक बात बताइए प्रद्युम्न भाई जी, जिस वक्त बीजेपी हारती थी, जिस वक्त कांग्रेस का राज था, उस वक्त भी लोग ये कहते थे शहरों की पार्टी। बीजेपी उस दौरान भी शहरों में मजबूत थी, तो आज हम ये कैसे कह दें कि आज बीजेपी शहरों में मजबूत थी? शहरों में तो बीजेपी पहले से मजबूत रही है। उसमें मैं एक बात और जोड़ता हूं, जो राहुल गांधी ने एक बात कही कि वे एक लोकसभा क्षेत्र की, हम बाकी तो विधानसभाओं में जीत गए और एक में हम हार गए बुरी तरह से। आज भी मुझे याद है जब कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला का इलेक्शन था, 6 विधानसभाओं में कुलदीप बिश्नोई एक तरफा जीत रहा था। बिल्कुल। और 3 जब विधानसभाएं आई तो उसमें वो इतनी बुरी तरह से हार गया कि चुनाव हार गया। तो इसका मतलब क्या उन 3 हलकों में वोट चोरी होगी? क्या उनमें गड़बड़ हुई? ठीक है ना। ये तो कोई मतलब ऐसा है कि ऑथेंटिक कोई बात कहेंगे ना, तब जाकर के देखो हो सकता है, और लेकिन वो तथ्य देने पड़ेंगे। इसमें ये भी कोई दो राय नहीं। अगर कहीं उनको लग रहा है राहुल गांधी को कि ऐसा हुआ है, तो एफिडेविट देने में भी कोई, मैं तो मानता हूं कि कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर उनके एफिडेविट देने से सच बाहर आता है, अगर उनको अपनी बात पर विश्वास नहीं है, एफिडेविट का मतलब क्या है? एफिडेविट का मतलब यही तो है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, यही तो बात है। ठीक है।
या तो उनको अपनी बात पर ही विश्वास नहीं, उन्होंने चलते कोई बात कह दी, अब उसको एक मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन मेरा निजी रूप से ये मानना है, अब या तो राहुल गांधी को देश भर में निकल जाना चाहिए। ये वोट चोरी और जो ये इस तरह की बातें कह रहे हैं ना, ये जब तक जनता के दिलो दिमाग में नहीं घुसाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं इन चीजों। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। या तो उनको जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पहले निकाली, इस तरह से पूरे देश में घूम जाना चाहिए, और या सारे काम छोड़ के पहले अपने संगठन को मजबूत करें। अगर उनका सिस्टम मजबूत होगा तो मैंने जो बताया कि जहां आप 1 लाख से जीतोगे कौन कर देगा गड़बड़। अच्छा प्रद्युमन भाई, मुझे एक बात बताइए, 22,500 जो वोटों की वो बात कह रहे हैं, जो हम चर्चा कर चुके हैं, इस 22,500 पे आप और हम दोनों बैठकर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वे केवल 22,500 वोटों से कांग्रेस की सरकार आते आते रह गई। अगर उनको ये लगता है कि धांधली हुई है तो फिर हरियाणा का पूरा चुनाव कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए। नहीं, चैलेंज भी करना चाहिए, बड़े बड़े वकील हैं उनके पास, बड़े बड़े वकील। दूसरी बात एक चीज और है ना, आप दोनों एंगलों से उस चीज को देखो। अगर वो 22,500 बीजेपी को और आ जाते तो बीजेपी 48 से 57-58 पर नहीं चली जाती। ठीक बात है। कांग्रेस वाले भी तो थोड़े थोड़े वोटों से जीत रहे हैं, कांटे का मुकाबला था, कांटे का मुकाबला था। अब उसमें अगर कहीं कोई, अब 32 वोट से ब्रिजेंद्र सिंह हारेगी चुनाव, बिल्कुल। अगर यही ब्रिजेंद्र सिंह 50,000 से आगे होते तो कोई थोड़ी था। बिल्कुल। और वो ब्रजेंद्र सिंह ने चैलेंज भी कर रखा है, अभी देखो क्या उसका फैसला आना है, क्या फैसला आता है, वो तो अदालत में है। तो क्या मानते हैं प्रद्युमन भाई, क्योंकि देखिए अभी इन्होंने एक तरह से हरियाणा की हार को स्वीकार भी किया, पीछे नेताओं के इस टाइप के बयान भी आए, अभी फिर उन्होंने दोबारा से हरियाणा का, महाराष्ट्र का मुद्दा उठा दिया। क्या लोग इस बात पर भरोसा कर पाएंगे, आपको क्या लगता है? देखो, भरोसा लोग तब कर पाएंगे जब राहुल गांधी की बात सत्य साबित होगी। अगर उनकी बात बिल्कुल सच साबित होगी तो राहुल गांधी हीरो बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी जीरो हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम पिछले मुद्दे देखें, मैंने जैसे रफाल का था, अडानी अंबानी का था, ईवीएम का था, तो काफी सारे बड़े मुद्दे थे इनके पास। देखो, उसमें दो बातें होती हैं मुद्दों में। अब जैसे एक अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई, कई बार क्या है कि कोई आंदोलन इफेक्टिव हो जाता है, चुनाव परिणाम बदल देता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं बदल पाते चुनाव परिणाम। अब अन्ना हजारे की जो मूवमेंट हुई, उससे ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस चली गई, बीजेपी आ गई। ठीक है, बिल्कुल। किसान आंदोलन 13 महीने चला, अन्ना हजारे के आंदोलन से लंबा चला, लेकिन वो चुनाव परिणामों को नहीं बदल पाया। बिल्कुल। ठीक है, और उसका कारण क्या रहा चुनाव परिणाम ना बदलने का? हालांकि जो किसान बाहुल्य राज्य हैं उनमें उसका असर भी पड़ा। तो ये कहे ना कि बिल्कुल नहीं बदला, वो असर भी हुआ। हरियाणा में 10-0 थी, 5-5 राजस्थान में देख लो आप, आधा आ गया मामला। बिल्कुल। पंजाब में देख लो आप, उत्तर प्रदेश में देख लो आप। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल। जो किसान और जाट डोमिनेटेड स्टेट थे उनमें असर भी पड़ा है। लेकिन और बीजेपी 300-400 पार का जो नारा था, 303 से और 240 पे भी आई है, असर तो पड़ा है बिल्कुल, लेकिन जितना असर पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ पाया। अब जो आपने राफाल, अंबानी, अडानी, बहुत से ऐसे, दरअसल मेरा ये मानना है कि ये ऐसे मुद्दे हैं। बीच में एक नफरत की दुकान का भी था, बहुत चीजें ऐसी आई। दरअसल असली कहानी क्या है कि बीजेपी कर रही है मार्केटिंग और मैनेजमेंट के हिसाब से राजनीति, बिल्कुल। और राहुल गांधी जनता की नब्ज को अभी तक सही ढंग से पकड़ नहीं पा रहे जी। ठीक है, अब आम लोगों को के तो रफाल से लेना देना है। हाँ। आम जो लोग हैं, जो बेचारे 5 किलो अनाज में वोट डाल रहे हैं, उनको क्या अंबानी अडानी से लेना देना है? ठीक बात है। क्या उनको इस वोट चोरी से लेना देना है? और उनके जो मुद्दे हैं ना, वो जब तक राहुल गांधी नहीं उठाएंगे तब तक जनता साथ ही नहीं लगेगी। ठीक बात है। प्रद्युमन भाई देखिए, बहुत सारी जनता में भी, मेरा एक आंकलन है, 70% जनता ऐसी हिंदुस्तान में, उसको अडानी अंबानी का पता ही नहीं वो करते क्या है। बिल्कुल, उनको ये नहीं पता वो करते क्या है, कौन है, कौन है, यूं नहीं पता है। अब बताओ, अडानी अंबानी का आप पीटते रहो ढोल, क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? जब तक आप जन सरोकार के मुद्दे नहीं उठाएंगे, लोग तब वोट डालेंगे जब आज जो बीजेपी सुविधाएं दे रही है ना जनता को, क्योंकि आदी बन गई है लोग। अब कांग्रेस वाले उससे ऊपर कोई चीज लेंगे ना तो इनके गीत गाने शुरू कर देंगे। ठीक बात। नहीं तो ये कितने अंबानी, अडानी, राफेल, वोट चोरी, कुछ भी कहते रहो, रेवड़ी का जमाना आ गया। बिल्कुल जी। तो साथियों, हमने चर्चा की, क्या जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र की निशानी है? एक तरफ हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा जाता, और एक तरफ से इस प्रकार से विपक्ष को दबाया जा रहा है। आप
जवाब दीजिए, आज उनका सवाल है, आप जवाब दीजिए। विपक्ष की आवाज दबाना लोकतंत्र के लिए कतई हितकारी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, क्या जो राहुल गांधी जी मुद्दे उठा रहे हैं, क्या वो आम जनमानस के मुद्दे हैं? ये मुद्दे आम जनता पर कितना असर डाल पाएंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे